नमस्कार। हिंदी दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और हिंदी में उन्हीं के साथ ना प्रत्यय लगा देते हैं। और जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना। लिख क्या है? एक धातु है और हंस भी क्या है? धातु है। संस्कृत में ये क्या है? धातु। और यही हिंदी में क्या है? क्रिया। और संस्कृत की धातुओं में ना प्रत्यय लगा देने से यह क्रिया पद बन जाते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर तथा काल के आधार पर। इस प्रकार से कुल 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक काल के आधार पर और होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। क्या प्रयुक्त नहीं होता है? कर्म प्रयोग नहीं होता है। क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का जो प्रभाव है वह किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। और इसमें क्या शामिल नहीं होता है? इसमें कर्म शामिल नहीं होता है। कर्म का प्रयोग नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुत्ता भौंकता है। इसमें क्या है? सिर्फ कर्ता है। कौन भौंक रहा है? कुत्ता भौंकता है। कविता हंसती है। कौन हंसती है? कविता हंसती है। टीना सोती है। कौन सोती है? टीना सोती है। बच्चा रोता है। आदमी बैठा है। कौन बैठा है? आदमी बैठा है। कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। इसमें हमें कर्म का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। इसमें किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कर्ता के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़ कर्म पे पड़ता है। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है। पहले क्या? अकर्मक क्रिया में वाक्य में क्या प्रयोग होता है? सिर्फ कर्ता। लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्म भी प्रयुक्त होता है। किसके साथ? कर्ता के साथ। उन्हें हम कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है। नीतू खाना खा रही है। खाना कौन खा रही है? नीतू खा रही है। ठीक है। नीतू खाना बना रही है। भूपेंद्र दूध पी रहा है। अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयुक्त होता है, एक कर्म का प्रयोग होता है, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है। दुष्यंत भोजन कर रहा है। क्रिया क्या हो गई? भोजन। कर्ता क्या हो गया? दुष्यंत। भूपेंद्र दूध पी रहा है। कर्ता क्या हो गया? भूपेंद्र। क्रिया क्या हो गई? पी रहा है। पीना क्या है? क्रिया। ठीक है। नीतू क्या हो गया? कर्म। और क्रिया क्या है? कर्ता है ना। और ये बना रही है ना, खाना बना रही है। ये क्या हो गई? उसकी क्रिया हो गई।
और एक कर्मक जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ही किसी कार्य को संपन्न किया जाता है उसे एक कर्मक क्रिया हम कह सकते हैं कहते। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। कितने कर्म प्रयुक्त होते हैं? दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ाना क्या है? क्रिया। पढ़ाना क्या है? क्रिया है। छात्रों एक कर्म हो गया और भूगोल दो कर्म हो गया। कौन क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल, छात्रों को और भूगोल को तथा पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। छात्रों को पढ़ा रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? भूगोल का विषय पढ़ा रहे हैं। एक कर्ता एक कर्म दो होते हैं द्विकर्मक क्रिया में, और एक कर्मक क्रिया में एक कर्म तथा एक कर्ता ही होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने कर्म के आधार पर क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े, जिनमें पहला हमने पढ़ा अकर्मक क्रिया, दूसरा पढ़ा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के एक भेद होता है तथा सकर्मक क्रिया का दो भेद होता है। पहला भेद होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा भेद होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, अब क्रियाओं का प्रयोग कहाँ हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, इसके आधार पर भी प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 8 भेद होते हैं। उनमें हम देखते हैं पहला भेद, जिसका नाम है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई। क्या हो रहा है? इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, जाना और आना। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है। किससे बनती है? दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रिया, अलग अलग क्रिया के मेल से जो क्रिया बनती हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया। जया ने क्या बनाया? खाना। हेमराज ने क्या कर लिया? खाने को खा लिया। इसमें दो क्या है? क्रियाएं हैं। एक खाना खा रहा है, दूसरा बना रहा है। ठीक है, तीसरा है प्रेरणार्थक। तीसरा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, यानी दूसरों से कार्य संपन्न करवाना, है ना। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं नहीं करता है और दूसरों से उस कार्य को संपन्न करवाता है, पूरा करवाता है, उन्हें प्रेरित करके लिखवाता है। जैसे एक कोई अंधा बालक है, एक उदाहरण समझते हैं। एक अंधा बालक है और वह किसी परीक्षा हॉल में बैठा है। वह अपने साथ में एक सहायक राइटर के तौर पर, लिखने के तौर पर एक व्यक्ति को लेके जाता है। जो परीक्षा में वो बच्चा बोलता है वही बच्चा उसके साथ में जाने वाला जो राइटर होता है
वो उसकी बातों को उत्तर पुस्तिका में लिखता है। तो इसमें क्या हो गया, वह जो अंधा बालक है, जो लिखने वाले बालक के लिए वो क्या हो गया, प्रेरणार्थक हो गया। वह जो बोल रहा है उसी क्रियाओं को, उसी बातों को वह लिखने वाला उसको लिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो एक बार वापस समझ लीजिए, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं नहीं करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, यानी उसको बताता है, उसे समझाता है और वह दूसरों से काम करवा लेता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है ना। यानी वह खाना, जैसे हमने देखा खाना बनवाना है ना, राधा सीता से खाना बनवाती है, ये भी क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, अब पूर्णकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। यानी दो क्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं और प्रयोग हुई होती हो, लेकिन जो क्रिया पहले पूरी हो जाती है उसे हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया, यानी धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यानी वह अपना जो भी कार्य था वह कार्य, पढ़ने का कार्य संपन्न कर आराम कर रहा है, सो रहा है। यहाँ देखिए सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया है। यहाँ पर क्या, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णकालिक क्रिया कहलाती। किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है। पूर्णकालिक क्रिया किससे बनती है, देखिए पूर्णकालिक क्रिया कर एवं करके लगने से पूर्णकालिक क्रिया बन जाती है। अब नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। किन किन से बनते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्रिया का ऐसा पद जो या तो संज्ञा से बनेगा या विशेषण से बनेगा या सर्वनाम से बनेगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, नाम धातु कहते हैं। जैसे रंग, रंग क्या है, रंग एक विशेषण है। ठीक है, और लज्जाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना, ये सभी तीनों प्रकार के अलग अलग क्रियापद हैं और इनमें इनका प्रयोग हो रहा है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण का, इन सभी में इनका प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब अगला है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रयुक्त या वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल से चलना, ठीक है, चलता से चलकर, लिख से लिखना, लिखता से लिखकर, यानी कर और ना प्रत्ययों से अलग अलग क्या बन रहे हैं, क्रियापद बन रहे हैं। ठीक है, इनमें किसका प्रयोग करते हैं, प्रत्यय को जोड़ देते हैं। अगला है सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं, यानी वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर, दोनों किससे बनती हैं, एक ही धातु से, और बनकर साथ में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। भारत ने लड़ाई लड़ी, ये लड़ दोनों क्या हैं, एक ही धातु हैं
और इनमें अलग अलग आई और ई प्रत्ययों से अलग अलग क्रियाओं का निर्माण हुआ है, उन्हें हम कहते हैं सजातीय क्रिया। ठीक है, अगली है सहायक क्रिया। अगली क्या है? सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को क्या कहते हैं? उस पद को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। अब देखो, इसको वापस देख लीजिए एक बार। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहते हैं। भानु ने, ये क्या हो गया? कर्ता, अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। रखना क्या हो गया? क्रिया रख रहा है और किस पे रखी? मेज पर, यानी सहायता कर रहा है, इसीलिए हम इनको कहेंगे सहायक क्रिया। अगला है उक्त वाक्यों में है तथा दी सहायक क्रिया होती है। इस प्रकार के अधिकांश शब्दों में या तो है होता है या दी होता है। वह सारी क्रियाएं कौन सी होती हैं? सहायक क्रिया होती है अधिकांशतः। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल, जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का नाम भी रख देते हैं। कुल 3 प्रकार के काल होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल। अतः काल के अनुसार भी कितनी क्रियाएं होती हैं? 3 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। सलीम क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था, है ना। है का मतलब वर्तमान में आ जाएगा। पढ़ेगा, गा गे घी आएगा तो भविष्य में आएगा। हा है ही आएगा तो वो वर्तमान में आ जाएगा। था थे थी आएगा तो वह भूतकाल में आएगा। अधिकांशतः इसी प्रकार के शब्दों के प्रयोग होगा वाक्य के अंत में। ठीक है, अब वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें हम वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है, यानी वे अभी वर्तमान समय का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम इसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। भविष्यत कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें हम भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे नीलम कल जोधपुर आएगी, पत्र अशोक पत्र लिखेगा, कमला कल उदयपुर जाएगी, कल हिंदी की परीक्षा होगी। ये सारी क्या है? भविष्यकालिक क्रिया है। ठीक है, तो आज हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी और क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा। क्रिया के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: कर्म के आधार पर और प्रयोग एवं रचना के आधार पर, काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 8 भेद होते हैं, जिनमें एक है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया एवं सहायक क्रिया। इस प्रकार से प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 8 भेद होते हैं। इसके पश्चात हमने पढ़ा काल के अनुसार क्रिया के कुल 3 भेद होते हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है,
धन्यवाद।